मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री और इसमें अभी कुछ हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। और इससे लेक्चर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 26 बन जाएगा। इससे IIT एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेन में भी है, मेडिकल में भी क्वेश्चन है। थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नंबर 1। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सिस्टम। वो प्रॉपर्टी विच नॉट डिपेंड ऑन एन, यहाँ से एन रिलेट करेंगे। इंटेंसिव में एन है, एन का मतलब नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सिस्टम। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी विच नॉट डिपेंड ऑन, विच नॉट डिपेंड on amount of system is defined as intensive property. Intensive property. सो इंटेंसिव में एन जो यूज हो रहा है इसका मतलब नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सिस्टम। सो नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सिस्टम। मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। और एग्जांपल 4 ऑप्शन रहता है, आईटी में भी आता है, कभी मल्टीपल चॉइस में आता है कि 4 ऑप्शन रहेगा, पूछेगा कौन इंटेंसिव है या कौन एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव का मतलब विच डिपेंड ऑन मास ऑफ सिस्टम। तो अभी हम लोग बात करें इंटेंसिव मतलब प्रॉपर्टी विच नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट या मास ऑफ सिस्टम, ये डिफाइंड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो अमाउंट ऑफ सिस्टम, अमाउंट या मास कर लीजिए, अमाउंट या मास ऑफ सिस्टम जो मास पे डिपेंड नहीं करता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए एग्जांपल देखिए। नंबर 1 में प्रेशर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आता है पेपर में, ऑप्शन में रहेगा। और P फॉर प्रेशर, ये P है प्रेशर। प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता। कैसे, जैसे प्रूफ करिए। ठीक है, या तो याद करना होगा, मैं कुछ लिस्ट बना दूंगा कि कौन कौन इंटेंसिव है, याद करिए, या कुछ रिलेट करिए। चलिए रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं तो रिलेट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ऐसे 2 सिस्टम ले लीजिए, ठीक है, ऐसे हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि शहर का स्विमिंग पूल है, ये शहर का स्विमिंग पूल है और ये वाटर है। जस्ट ऐसे रिलेट करिए कि स्विमिंग पूल है, शहर में जो क्लब्स में रहता है या होटल्स के अंदर स्विमिंग पूल है, ये ऐसे रिलेट करिए। ठीक है, और आप रिलेट करिए कि गांव में तालाब है, गांव में तालाब बड़ा सा होता है, काफ़ी बड़ा सा। गांव का जो तालाब है वो जस्ट या लेक है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बड़ा सा रहता है। ठीक है, ऐसे रिलेट करिए, कुछ ना कुछ आप रिलेट करने की कोशिश करिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में वाटर का अमाउंट तो कम रहता है, लिमिटेड है, एरिया है, आपका क्लब है, उसके अंदर छोटा सा जगह में स्विमिंग पूल बनाया जाता है। गांव का तालाब है कि उसका काफ़ी एरिया रहता है, या कोई लेक है, नेचुरल लेक भी है, तो उसमें काफ़ी एरिया, काफ़ी वाटर रहेगा। ठीक है, तो ये आप देखिए, अगर आप जस्ट स्विमिंग करते हैं या आप डाइव करते हैं, जस्ट इसमें गए आपने और स्विमिंग पूल में आप डाइव कर रहे हैं और आप यहाँ डाइव करते हुए यहाँ इतने जस्ट डेप्थ तक गए, ऐसा यहाँ तक। और ये गांव में जो तालाब है या लेक है और उसमें डाइव करते समय आप इतना सेम डेप्थ तक गए, ऐसा। ठीक है, ऐसे। तो आपका यहाँ पे भी डेप्थ है h, मान लीजिए h डेप्थ तक यहाँ नीचे गए हुए हैं, या यहाँ पे आप लेक में भी h डेप्थ तक नीचे गए हुए हैं।
दोनों केस में जो प्रेशर, जो फ्लूइड का प्रेशर होगा, इस केस में भी P1 इज इक्वल टू रो और G और H, या सेकंड केस में P2 इज इक्वल टू रो और G और H। ये डिपेंड ही नहीं करता है आपको अमाउंट पे। ये स्विमिंग पूल में वाटर कम रहता है, थोड़ा सा एरिया में है, कम वाटर रहेगा। लेक में वाटर बहुत ज़्यादा है, एक्सेस वाटर है, बट मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं किया। आप जानते हैं फ्लूइड में कि जो प्रेशर ऑन द बॉडी इज द रो, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी दोनों में सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डेप्थ, कितना डेप्थ नीचे है आप। तो यहाँ कम वाटर, लेस वाटर है, यहाँ एक्सेस वाटर है, फिर भी आपका प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करेगा डेप्थ के ऊपर, कितना नीचे हैं आप, जस्ट अर्थ सरफेस से कितना नीचे आप गए हुए हैं ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ लेस वाटर, एक्सेस वाटर, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि ये है स्विमिंग पूल, और ये लेक, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस वाटर है, लेक में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेस वाटर है, तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, प्रेशर डिपेंड करता है आपका रो और जी एच पे। तो दोनों केस में आपका प्रेशर P1 और ये प्रेशर P2 दोनों सेम है। तो प्रेशर नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, वो फ्लूइड के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरह आप रिलेट करिए, इस तरह रिलेट करके या तो रटना होगा आपको या रिलेट करिए, कहीं ना कहीं से रिलेशन मिल ही जाता है आपको कि प्रेशर जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और आया हुआ है, हर एग्जाम में आता है, एक ऑप्शन रहता है इंटेंसिव के लिए। नेक्स्ट, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड, प्रेशर की जगह जैसे ये फ्लूइड का प्रेशर है, वैसे ही गैस के लिए पढ़ना होगा तो वेपर प्रेशर कर लीजिए। जैसे ये प्रेशर, प्रेशर किसके लिए होता है, लिक्विड के लिए, फ्लूइड के लिए। तो अगर आप गैस हो तो गैस के लिए प्रेशर लिखना हो तो VP, वेपर प्रेशर कर लीजिए। सेम वही चीज होगी गैस के लिए, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये इंटेंसिव। तो जैसा आपने प्रेशर देखा उसी तरह वेपर प्रेशर वो लिक्विड के लिए है, उसी जैसा है, एक जैसा ही है आपका। नेक्स्ट, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। थर्ड, T, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नॉट डिपेंड ऑन द मास। जैसे कि आप फ्रिज से, फ्रीजर से कहिए एक आइस क्यूब ले लिए, ठीक है, ये स्मॉल आइस क्यूब, एक फ्रीजर से जो हम लोग आइस क्यूब ट्रे में जो जमाते हैं, वो उसमें से एक आइस क्यूब ले लीजिए। आप जानते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। छोटा सा आइस क्यूब, मार्केट में बड़ा बड़ा स्लैब मिलता है, ठीक है, लार्ज आइस स्लैब, बड़ा बड़ा स्लैब रहता है मार्केट में, जो पार्टी फंक्शन में यूज होता है। तो बड़ा बड़ा आइस का स्लैब भी मार्केट में मिलता है। तो ये बड़ा सा आइस का स्लैब ले लीजिए ऐसा। इसका टेम्परेचर भी देखेंगे तो ये भी टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। जबकि देखिए स्मॉल साइज, लार्ज साइज, टेम्परेचर इंटेंसिव है, नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। चाहे ये छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, T1 T2। सो T1 और इक्वल टू T2। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं किया। टेम्परेचर से रिलेटेड इससे मिलता जुलता बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सो बॉइलिंग पॉइंट, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है।
ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आप वाटर ले रहे हैं, वाटर में सो आपने वाटर ले लिया, ये थोड़ा सा वाटर आपने ले लिया, या आपने ज़्यादा वाटर ले लिया, सो वाटर आपने ज़्यादा ले लिया है, ये एक्सेस वाटर, पूरा वाटर ऐसा फुल कर लिया आपने। ये जो वाटर आपने जस्ट थोड़ा सा रखा या ज़्यादा रखा या फुल कर दिया, तीनों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा सेम होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है उस तरह मेल्टिंग पॉइंट कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो टेम्परेचर से रिलेटेड ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसा आइस का ही लेके दिखा दीजिए, ऐसे बोलेगी छोटा सा आइस है या बड़ा आइस हो, या काफी बड़ा आइस का टुकड़ा हो, तो आइस कोई भी हो, छोटा बड़ा या काफी बड़ा हो आइस, हर एक का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। ये हो गया डेंसिटी। देखिए डेंसिटी, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। डेंसिटी, कई लोग बोलते हैं कि सर डेंसिटी कैसे इंटेंसिव होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू जो होता है मास बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो बोलते हैं लोग कि सर इसमें तो मास आ रहा है। डेंसिटी के बारे में बोलते हैं कि डेंसिटी जो होता है मास बाय वॉल्यूम, ये मास बाय वॉल्यूम है, इसमें तो मास आ रहा है, ऐसे मास तो आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये तो मास पे डिपेंड करता है, तो गलत। डेंसिटी कभी मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप मास बढ़ाएंगे, मास अगर डबल करेंगे तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम भी तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो ऐसे देख के नहीं, फॉर्मूला देख के नहीं, ये नहीं कि देख के फॉर्मूला बोले कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इट डिपेंड ऑन द मास, ये गलत है। डेंसिटी कभी मास पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे आप ये वाटर ही ले लीजिए, थोड़ा सा वाटर ले लीजिए, ज़्यादा वाटर ले लीजिए, बहुत ज़्यादा वाटर ले लीजिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं शुरू से डे 1 से पढ़ रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये फिक्स है। वाटर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, हमेशा डेंसिटी फिक्स है। मास पे लगता है कि डिपेंडेंट है, बट अगर मास को डबल करेंगे तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करके डबल हो जाएगा आपका। जब ये डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। जब डबल हो गया तो डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। और जानते हैं आप, 1 ग्लास वाटर ले लीजिए या आप बकेट वाटर ले लीजिए, डेंसिटी हमेशा क्या है, फिक्स है। वैसे जैसे ये डेंसिटी पढ़ रहे हैं उस तरह आप वेपर डेंसिटी पढ़ सकते हैं। लिक्विड के लिए ये डेंसिटी हो गया, और वहाँ वेपर डेंसिटी कर लीजिए 5। 5 तो हो गया था ना, 5 तो हो गया था। जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, 5, ये 6 हो गया। 7 वीडी कर लीजिए, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, सो वेपर डेंसिटी जो होता है वो फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट बाय 2। एक्चुअली मोलिकुलर वेट और डिवाइड बाय रियल में होता है मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बाय मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ऐसा होता है। मतलब आप वेपर डेंसिटी को बोल सकते हैं कि ये ऊपर में मोलिकुलर वेट ऑफ गैस और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट तो 2 होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी गैस का, जैसे मान लीजिए ये मीथेन, अगर ये मीथेन है, थोड़ा सा मीथेन है,
ऐसे। फिर आपने मीथेन ले लिया और एक्सेस मीथेन ले लिया ऐसे, बहुत ज़्यादा ऐसे मीथेन ले लिया। फिर यहाँ मीथेन CH4 और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत एक्सेस अमाउंट आप मीथेन का ले लीजिए। ये है मीथेन का एक्सेस अमाउंट ले लीजिए, ठीक है। और तीनों केस में देखिए कम अमाउंट है, थोड़ा ज़्यादा हुआ, वो एक्सेस अमाउंट हुआ। तीनों केस में जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 2 और मॉलिक्यूलर वेट हुआ इसका 12 और 13 14 15 16 और डिवाइड बाय 2 और इक्वल टू 8। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कभी अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं करता, कम रखिए या ज़्यादा रखिए, बहुत ज़्यादा रखिए, हमेशा सेम रहेगा। So 7, next to the 8. 8 म्यू कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या एनी मटेरियल, RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लीजिए। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग पढ़ते थे, अगर हमारे पास ग्लास हो, ऐसा ग्लास हो, छोटा सा टुकड़ा हो ग्लास का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते थे 1.5। या आपका ग्लास का बहुत बड़ा टुकड़ा हो, लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा हो, फिर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1.5 ही रहेगा। देखिए, तो ग्लास का है, ग्लास का छोटा सा टुकड़ा हो या ग्लास का बड़ा सा टुकड़ा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑप्टिक्स में यूज करते हैं हम लोग, वो हमेशा फिक्स रहेगा, 1.5 ही है आपका। सो 8 हुआ। 9, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर लीजिए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। सो बहुत सारे टाइम फिजिक्स का भी लेना है और आता है पेपर में। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि हम लोग जानते हैं के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और वाटर के लिए ये लेते हैं, आप कई जगह पढ़ चुके हैं। वाटर के लिए 81 होता है। कोई भी मेटल लेंगे, मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होता है। तो ये भी फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है। जैसे आप पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, और अगर आप सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R है। फिर आपने इसमें ले लिया सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, वही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R है। और फिर से सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R है। और यहाँ वाटर आपने लिया, यहाँ पे वाटर, तो वाटर आपने एज ए मीडियम ऐसा वाटर ले लिया, थोड़ा सा वाटर लिया आपने मीडियम के लिए, थोड़ा सा ऐसा वाटर लिया, बट यहाँ पे एक्सेस वाटर ले लिया आपने, एक्सेस वाटर, बहुत सारा वाटर आपने ले लिया यहाँ पे। सो इसमें बहुत सारा एक्सेस वाटर आपने यहाँ पे दोनों के बीच में ऐसे डाल दिया। यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल। तो आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स इस केस में, और 1/4πε0 E1 E2 और डिवाइड बाई R²। और यहाँ पे फोर्स F डैश, ये फोर्स जो हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ के हो जाएगा के, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81, और यहाँ पे हो गया E1 E2 और डिवाइड बाई R²। और यहाँ भी फोर्स करेंगे F डैश 1/4πε0 अगेन के, और E1 E2 बाई R²। पढ़े हुए हैं सब, तो थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। ये दोनों केस में सेम फोर्स होगा, सेम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। यहाँ के चाहे यहाँ के हमेशा सेम रहेगा। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, लिक्विड का सरफेस टेंशन ले सकते हैं। सरफेस टेंशन भी उसका नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, जो सरफेस पे जो टेंशन है लिक्विड का, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 10 पॉइंट।
एस सरफेस टेंशन। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सरफेस टेंशन कैसे आता है कोई भी लिक्विड में। जैसे अगर कोई लिक्विड है कंटेनर में रखा हुआ है तो ये ऐसे, ये लिक्विड है और रखा हुआ कंटेनर में ऐसे रखा हुआ है, तो इसका जो सरफेस टॉप सरफेस पे जो आपका नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड लगता है और उसके चलते इसमें सरफेस टेंशन आ जाता है। तो वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, हर लिक्विड का फिक्स है। तो ये इसका जो सरफेस है, सरफेस पे कुछ ऐसा इस तरह से। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि ये हर लिक्विड, मरकरी हो, वाटर हो, और हर लिक्विड के सरफेस पे जो है एक नॉर्मल फोर्स लगता है। और इस नॉर्मल फोर्स क्यों लगता है हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसके चलते सरफेस टेंशन क्रिएट होता है लिक्विड पे। तो ये फिक्स है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे वाटर का फिक्स है, मरकरी का फिक्स है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। कितना हो गया? 10 प्रॉपर्टी, 10 और कर देता हूँ इंटेंसिव में मैं। नेक्स्ट पॉइंट 10 हो गया 11। सो फ्लूइड में आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ना होता है, वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी होता है। जो नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड का वो इंटेंसिव होता है। जैसे 11 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हम लोग पढ़ते थे विस्कोसिटी टॉपिक में फ्लूइड में। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कोई लिक्विड के लिए ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोग पढ़ते थे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो लिक्विड का जो लेयर होता है उसमें टॉप लेयर का स्पीड हाई होता है, फिर इससे स्पीड कम होने लगता है, ये बॉटम है ऐसे इस तरह से। तो ये जो हम लोग पढ़ते थे कि यहाँ पे आपका जो दो लेयर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, यहाँ पे दो लेयर जो होता है, ये लिक्विड का लेयर, ये है लिक्विड लेयर। ऐसा, तो दो लिक्विड लेयर्स जब आप, जैसे रिवर फ्लो होता है, तो रिवर फ्लो में एक लेयर ऊपर का है वो फास्ट स्पीड में है, नीचे वाला लेयर जो है स्लो स्पीड है, तो दोनों में रिलेटिव मोशन होता है। तो इसके पीछे जो फोर्स लगने लगता है, इनके पीछे जो फोर्स, जस्ट लाइक जैसे सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, उसी तरह यहाँ लिक्विड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है। ठीक है, तो फोर्स हम लोग पढ़े हुए थे। फोर्स, ये जो फोर्स होता है, जो विस्कस फोर्स, एफ इज द विस्कस फोर्स। वो फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये एरिया होता है। ठीक है, ये एरिया जो हुआ आपका, ये एरिया जो ऊपर में जो एरिया हुआ फ्लूइड का, एक जो लेयर है उसका एरिया हुआ, और प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी वाई, डी वी बाई डी वाई ऐसे बोलते थे, डी वी बाई डी वाई। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये डी वाई जो हुआ, मान लिया कि ये लेयर हुआ वाई, और ये इसका जो वाई हुआ, और यहाँ पे हुआ डी वाई, ऐसे इस तरह से पढ़ते थे। तो हम लोग फोर्स जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और यहाँ पे डी वी डिवाइड बाई डी वाई, और वो हटाते थे यहाँ पे, तो वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लगाते थे हम लोग। तो डी वी बाई डी वाई, सो डी वी बाई डी वाई जो बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते थे। तो यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ये कोफिशिएंट डी वी में, ये स्पीड फास्ट होगा, इसका स्पीड फास्ट है, इसका स्पीड स्लो है, V1 फास्टर होगा ऊपर का लेयर का V2। तो हम लोग विस्कोसिटी में टॉपिक में पढ़े हुए हैं ये। तो ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। जैसे सरफेस टेंशन होता है उस तरह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो लिक्विड लेयर्स के जगह पे अगर सॉलिड लेयर रहेगा तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। सो मूव कर लीजिए यहाँ पे। नाउ 12 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो लिक्विड लेयर की जगह सॉलिड लेयर रहेगा, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट हीट के अंदर आप पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस कर लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है 1/m, और ये हो गया dQ/dt। यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसा तो यहां भी फंक्शन से तो लग रहा है, ये फंक्शन से लग रहा है कि ये है m, ये मास पे डिपेंड करता है, ये m है मास, m फॉर अमाउंट हुआ, बट डिपेंड नहीं करता है। जैसे मास डबल करेंगे एनर्जी डबल हो जाएगा, हीट डबल हो जाएगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। डिपेंड ही नहीं करता मास पे, मास को डबल करिए ट्रिपल करिए ऑटोमेटिक ये एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाएगा, ओवरऑल कांस्टेंट रहता है, फिक्स होता है। जब हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, लिखते हैं हम लोग, ये कांस्टेंट होता है, अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता। चाहे 1 ग्लास वाटर लीजिए चाहे 1 बकेट वाटर लीजिए, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फॉर्मूला देख के नहीं, ये ऐसे फॉर्मूला देखिएगा तो लगता है कि ये तो डिपेंड कर रहा है मास पे, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर इफ मास इंक्रीजेज ट्वाइस, अगर आप मास को ट्वाइस करेंगे देन ऑटोमेटिक dq जो है वो इंक्रीज कर जाएगा ट्वाइस, ये भी डबल हो जाएगा, और मास डबल होगा तो ये भी बढ़ जाएगा, एंड s जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। देखिए जैसे स्पेसिफिक हीट है उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सो LF कर लीजिए। So latent heat of fusion, so latent heat of fusion, latent heat of fusion, तो ये LF जो है ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड के लिए या सॉलिड है, जैसे फ्यूजन, फ्यूजन करना है, जैसे आइस, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो आइस, यहाँ आइस है और आइस को वाटर में ऐसे कन्वर्ट करना होता है। सो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन फॉर आइस, ये फिक्स रिजल्ट होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ये कांस्टेंट डाटा होता है, ये डाटा जो है वो कांस्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही वेपराइजेशन पढ़ेंगे, LF कर लीजिएगा, LV कर लीजिएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे आप वाटर, यहाँ वाटर ले लीजिए और वाटर से कन्वर्ट करना है यहाँ पे स्टीम, वेपर बनाना है, लिक्विड टू गैस बनाना है, कोई भी लिक्विड है और लिक्विड से कन्वर्ट करके यहाँ गैस बनाना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर हम लोग वाटर के लिए पढ़ेंगे तो ये कांस्टेंट होता है, हर लिक्विड का कांस्टेंट होता है, आप 540 कैलोरी पर ग्राम कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं dq, ये पढ़े हुए थे, dq इज इक्वल टू m मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, ऐसे। तो इस तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर्मूला में देखेंगे तो लगता है कि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप मास बढ़ाएंगे डबल करेंगे ऑटोमेटिक dq डबल हो जाएगा, ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हुआ लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट में गामा ले लीजिए, गामा जो रेशियो Cp और Cv का पढ़ते थे, वो भी तो कांस्टेंट है, हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है।
सो लिखिए गामा, ये रेशियो जो पढ़ते थे सीपी बाई सीपी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप जानते थे गामा, जैसे मोनोटॉमिक गैस, कोई भी मोनोटॉमिक गैस ले रहे हैं तो मोनोटॉमिक गैस के लिए ये 5/3 5/3 1.67। अगर यही गामा डायटोमिक गैस ले रहे हैं 7/5 1.40, और यही गामा पॉलीएटॉमिक के लिए लेते हैं सो 1.33 हो गया। तो कोई भी गैस, थोड़ा सा गैस रहे, जैसे आप हीलियम है, हीलियम यहाँ पे ले रहे हैं, चाहे यहाँ हीलियम ले रहे हैं, अगर यहाँ मान लीजिए हीलियम थोड़ा अमाउंट है, कम अमाउंट में है, और हीलियम यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में है हीलियम, ऐसे बहुत एक्सेस अमाउंट हीलियम का, फिर भी गामा तो हमेशा सेम ही रहेगा। गामा यहाँ है 5/3 1.67, यहाँ भी गामा जो है वो 5/3 1.67, ऐसा ये गामा तो सेम ही रहेगा। तो ये हो गया आपका हीट से। सो नेक्स्ट 70 20 करते हैं हम लोग। ईएमएफ कर लीजिए, ईएमएफ ऑफ सेल, बहुत सारा नाम है इसका। ई द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ऐसा। बैटरी, बैटरी का ईएमएफ, या इसको आप बोल सकते हैं ईएमएफ पूरा नाम लिखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल होता है। कोई भी बैटरी का वोल्ट लिखते हैं 1.5 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल है। इसको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, आईटी में पूछा हुआ, सेल पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का जो पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं बैटरी का पोटेंशियल, या केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल जो होगी, सो ईएमएफ ऑफ सेल कहिए या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। ये एक्चुअली पोटेंशियल है बैटरी का जो वोल्टेज, जो कोई बैटरी आप परचेज करके लाते हैं, मान लीजिए कि ये पेंसिल बैटरी है जो रिमोट में हम लोग यूज करते हैं, तो ये एक बैटरी है, पेंसिल बैटरी हुआ ऐसा। तो इसका ईएमएफ जो होता है, आप जानते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, नियरली 1.2 1.5 तक रहता है, तो वोल्ट है। तो वोल्ट का मतलब ये पोटेंशियल हो गया, सेल का पोटेंशियल। केमिकल, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल पोटेंशियल, तो ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड नहीं करता। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया आपका 17 18। हाफ लाइफ ले लीजिए रेडियोएक्टिविटी से। आपको पढ़ना है हाफ लाइफ, ये है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एटम। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एटम, तो कोई रेडियोएक्टिव एटम का हाफ लाइफ है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए कि ये मास है कोई रेडियोएक्टिव एटम का, ये इतना बड़ा अमाउंट है, और ये हाफ लाइफ, मान लीजिए हाफ लाइफ इसका है 5 मिनट, हाफ लाइफ है इसका 5 मिनट है, 5 मिनट ऐसे हाफ लाइफ। तो 5 मिनट बाद ये अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा, ऐसा देखिए इसके अमाउंट का आधा हो गया। फिर अगेन अगर टाइम 5 मिनट देंगे हाफ लाइफ, फिर से यहाँ 5 मिनट देंगे, तो फिर इनिशियल अमाउंट का जो है वो उसका आधा हो जाएगा। फिर से टाइम देंगे 5 मिनट, फिर से ऐसे 5 मिनट लिखेंगे, तो ये इनिशियल अमाउंट का और आधा होगा, छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए छोटा होते जा रहा है, ऐसे छोटा होता जाएगा।
तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स है अमाउंट पे। ये जैसे बड़ा है फिर भी फिक्स है, छोटा हुआ फिर भी फिक्स है, और छोटा होगा फिर भी हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जो पढ़ते हैं उसमें रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो एक्सटेंसिव में आता है। 18, 19, 20, 20 की लिस्ट बनाते हैं। 19, जैसे हम लोग 10th क्लास में ये पढ़ते थे कि अगर कोई मेटालिक रॉड है, ये ऐसा मेटालिक रॉड हुआ और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे बना लीजिए पहले। और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेंथ L है ऐसे, और यहां से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट फ्लो कर रहा है। सो यहाँ जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, रो और L बाई ए, ये जो आप पढ़ते हैं। सो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रो L बाई ए, 10th क्लास पढ़ा हुआ है। या आप इसके जगह पे आप लिख सकते हैं ऐसे, 1 बाई सिग्मा पे हम लोग पढ़ते हैं L बाई ए। तो इसमें ये जो दो टर्म है ना, एक तो रो, रो जो हम लोग बोलते हैं द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। सो उसमें एक टर्म है आपका आर, नहीं आर, आर अगला वाला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें जो ऐसे रो पढ़ते हैं इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऐसा, या आप बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो ये है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ, ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आर नहीं, आर अलग है, आर एक्सटेंसिव में आएगा, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस को नहीं, रेजिस्टेंस जो है आर जो रेजिस्टेंस है वो एक्सटेंसिव में आता है, बल्कि लिख लीजिए यहां पे रेजिस्टेंस। इसके अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। तो रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, बट ये रो जो है ना, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टिविटी का उल्टा ये जो देख रहे हैं कंडक्टिविटी। नेक्स्ट 20 टर्म, ये इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस बोल सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव में आता है, ये इंटेंसिव में आएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में भी बहुत सारा है, बट ये मैंने 20 एग्जांपल बता दिया। कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, पीएच कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन हुआ, दो और कर लीजिए। 21 सी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या आप कह सकते हैं मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। या मोलरिटी, सोलिबिलिटी भी कर सकते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम मोलरिटी, सोलिबिलिटी, एक्टिव मास, तो ये सोलिबिलिटी। तो आप जानते हैं कि इसको लिखने का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, या नंबर ऑफ मोल की जगह वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट,
इंटू वॉल्यूम इन लीटर, या वेट, वॉल्यूम 1000 कर लेंगे ऊपर में, बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये तो मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, सोलिबिलिटी, कंसंट्रेशन आप ऐसे ड्राइंग करेंगे इस तरह से। अगर आप, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे, अमाउंट डबल करेंगे, ऑटोमेटिक वॉल्यूम डबल हो जाएगा, और ये मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ये सब अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप ऐसे सोचिए कि एक, आपने मान लीजिए ऐसे लिया आपने, ठीक है, इस तरह से रिलेट करिए कि मान लिया आपने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, 1 लीटर वाटर, पूरा पानी ऐसे भर लिया आपने, और इसमें 500 ग्राम आपने शुगर डाल दिया, ठीक है, शुगर, ऐसे शुगर का ऐसे जूस बनाया आपने, और जूस बना करके आपने इसको सर्व किया, ठीक है, सर्व किया कुछ ऐसे, 2-3 ग्लास में आपने इसको, 2-3 ग्लास ऐसे ले लिया आपने, 3 ग्लास में जस्ट इसको आपने सर्व किया। 1 ग्लास में थोड़ा सा अमाउंट रखा आपने, ठीक है, 1 ग्लास में अमाउंट थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 1 ग्लास में बहुत ज़्यादा अमाउंट कर दिया। तो अब इन 3 ग्लास में आप सर्व कर रहे हैं कि क्या स्वीटनेस, जो मीठापन जो होगा, जो मीठा आपको लगता है जूस जो होगा, क्या स्वीटनेस तीनों ग्लास का अलग रहेगा? तो आंसर है नो, सेम रहेगा, सेम स्वीटनेस। यही सेम स्वीटनेस इज कॉल्ड सेम कंसंट्रेशन। जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये तीनों ग्लास में अलग अलग जस्ट आपने जूस रखा है, इसका, इसी को तीनों में आपने सर्व किया है, इसी में से निकाल के आपने इसमें डाला, थोड़ा सा इसमें डाला, ज़्यादा इसमें डाला आपने, बट जब टेस्ट करेंगे तो तीनों ग्लास का स्वीटनेस क्या होगा? एक जैसा रहेगा। तो इसी से आप रिलेट करेंगे तो पीएच, पीएच भी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हैं पीएच। सो पीएच जो होता है वो -log 10, और ये H+ कंसंट्रेशन होता है। या आप कह सकते हैं पीएच इज इक्वल टू -log 10, और ये कंसंट्रेशन होता है C, यही कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये C फॉर कंसंट्रेशन। C जो है कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो जब ये इंटेंसिव है तो ऑफ कोर्स ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब एक्सटेंसिव में बता देता हूँ। नेक्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आसान है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो भी इजी ही है, थ्योरेटिकल पार्ट है। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपने से डिफिनेशन बना लीजिए। सेकंड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो डिफिनेशन आपने समझ ली, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन द मास ऑफ सिस्टम। द मास और अमाउंट ऑफ सिस्टम।
It's defined as extensive property. इसमें जितने एनर्जी रिलेटेड टर्म है, जैसे गिव्स फ्री एनर्जी, इंट्रॉपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी से जितना रिलेटेड टर्म है सब आपका एक्सटेंसिव में आ जाएगा. सो इसमें एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को यू से आप लिख लीजिए. इंथैल्पी, इंथैल्पी एच से लिख दीजिए. गिव्स फ्री एनर्जी, जितना एनर्जी से रिलेटेड टर्म है ना सब आपका मास पे डिपेंड करता है. इंट्रॉपी, एस. रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम, एरिया, अमाउंट, अमाउंट नंबर ऑफ मोल, मोल, ये अमाउंट पे डिपेंड करता है. देखिए, तो एनर्जी, स्पेशली एनर्जी टर्म, अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि एनर्जी से रिलेटेड टर्म जो गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रॉपी, इंथैल्पी, वो सारा एनर्जी का टर्म है, वो मास पे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम मास बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, एरिया भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जानते हैं, नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट फिक्स है, बट जैसे अमाउंट बढ़ाएंगे नंबर ऑफ मोल बढ़ते जाएगा. तो ये है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ. अब मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर देता हूँ. आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है और मेडिकल का भी क्वेश्चन.